माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर आपका स्वागत है। कभी कभी ऐसा लगता है ना दोस्त कि हम अपनी जिंदगी की बैकसीट पर बैठे हैं और कोई और गाड़ी चला रहा है। हम बस हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि चलाने वाला हमसे खुश रहे, हमें पसंद करे और कहीं हमें बीच रास्ते में उतार न दे। हम सब एक ऐसी क्विकसैंड में फंसे हुए हैं जहां हम जितना दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं उतना ही खुद को खोते चले जाते हैं। आज की कहानी आर्यन की है, जो शायद तुम्हारी या मेरी भी हो सकती है। आर्यन की उम्र यही कोई 28-30 साल होगी। एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब, ढेर सारे दोस्त और एक ऐसा स्वभाव जिसे दुनिया नाइस गाय कहती है। लेकिन इस नैक होने की एक बहुत भारी कीमत है जो वो हर रोज चुका रहा था। उसे एहसास ही नहीं था कि वो एक सीरियल पीपल प्लीजर बन चुका है। ये बात उसके अंदर तक वैसे ही समा गई थी जैसे मछली के लिए पानी होता है। मछली को कभी पता ही नहीं चलता कि वो पानी के अंदर है जब तक कि उसे बाहर न निकाला जाए। आर्यन के दिन की शुरुआत ही एंजाइटी से होती थी। ऑफिस पहुंचते ही अगर कोई कोलीग उससे अपनी शिफ्ट बदलने को कहता या कोई एक्स्ट्रा काम थमा देता तो आर्यन के मुंह से ना निकल ही नहीं पाता था। उसे लगता था कि अगर उसने मना कर दिया तो सामने वाला उसे बुरा समझेगा या शायद उससे नफरत करने लगेगा। वो बस एक काउंटरफीट यानी नकली सिक्का बनकर रह गया था, बाहर से चमकता हुआ और काम आने वाला, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला। एक शाम वो एक भीड़ भाड़ वाले डिपार्टमेंट स्टोर में घूम रहा था अपनी बोरियत कम करने के लिए। अचानक एक बड़े से मिरर के सामने उसकी नजर खुद पर पड़ी। वो ठिठक गया। उसे एक जोरदार झटका लगा। क्या मैं वाकई ऐसा दिखता हूं? उसकी थकी हुई आंखें, झुके हुए कंधे और वो चेहरे पर चिपकी हुई एक फीकी सी मुस्कान जो अब बोझ लगने लगी थी। उस एक पल में उसकी पूरी परसेप्शन बदल गई। उसे लगा कि जो इंसान शीशे में दिख रहा है वो असली आर्यन तो है ही नहीं। वो तो बस एक डिस्टॉर्टेड मिरर इमेज है जिसे उसने दुनिया को दिखाने के लिए तैयार किया है। हम सब बचपन से ही दूसरों को एक शीशे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वो खुद को नहीं जानता। वो दूसरों के चेहरों पर आने वाले एक्सप्रेशन से अपनी कीमत तय करता है। अगर मम्मी मुस्कुराई तो मैं गुड बॉय हूं। अगर पापा नाराज हुए तो मुझमें ही कोई कमी होगी। आर्यन भी इसी चक्कर में बड़ा हुआ था। उसने बचपन में ही सीख लिया था कि अपनी भावनाओं को दबाना ही सर्वाइवल का एकमात्र तरीका है। उसे याद है जब वो छोटा था और उसे गुस्सा आता था तो बड़े कहते थे, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते। तो आर्यन ने गुस्से को पीना सीख लिया। अंदर ही अंदर वो किसी से चिढ़ा हुआ हो सकता था, लेकिन बाहर से हमेशा कहता था, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। पर असल में कुछ भी ओके नहीं था। वो अपनी इंटेग्रिटी दांव पर लगा रहा था, बस इस डर से कि कहीं कोई उसे रिजेक्ट ना कर दे। उसे रिजेक्शन से जैसे एलर्जी थी। उस मॉल के शीशे ने एक ट्रिगर का काम किया। आर्यन वहां से बाहर निकला तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो पास के फूड कोर्ट में गया जहां ताजा सिनेमन रोल्स की खुशबू आ रही थी। उसने एक रोल खरीदा क्योंकि उसे लगा कि शायद ये कंफर्ट फूड उसे थोड़ा बेहतर महसूस कराएगा। पहली बाइट लेते ही उसे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन फिर उसे खुद पर और गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, मैं अपनी खुशियां भी तो दूसरों के रिएक्शंस में ढूंढ रहा हूं। उसे उन किताबों की याद आई जो अक्सर कहती हैं कि पीपल प्लीजिंग छोड़ो और खुद पर ध्यान दो। लेकिन आर्यन को यह बात पूरी तरह सही नहीं लगती थी। उसे लगता था कि अगर वो दूसरों का ख्याल रखना छोड़ देगा तो वो एक सेल्फिश और इरिटेटिंग इंसान बन जाएगा। उसे नाइस बने रहना पसंद था। उसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। तो क्या इसका मतलब यह था कि उसे एक बुरा इंसान बनना पड़ेगा ताकि वो खुद को बचा सके? यहीं से आर्यन की एक नई तलाश शुरू हुई। उसे लगा कि क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जहां मैं दूसरों से प्यार भी करूं लेकिन खुद को खोए बिना? क्या मैं एक हेल्दी पीपल प्लीजर्स बन सकता हूं? वो अक्सर खुद से पूछता
क्या मैं वाकई लोगों की मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं, या इसलिए कि मुझे उनकी अप्रूवल की जरूरत है? इन दोनों बातों के बीच एक बहुत बारीक लाइन है। अगर आप दूसरों की सेवा इसलिए करते हैं ताकि आप खुद के बारे में अच्छा महसूस कर सकें, तो आप उन्हें सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यह स्वार्थ है, परोपकार नहीं। आर्यन को एहसास हुआ कि उसकी नाइसनेस दरअसल एक फसाद थी, एक ऐसा मुखौटा जिसे उतारने में उसे डर लगता था। उसे लगता था कि अगर लोगों ने असली आर्यन को देख लिया, जिसमें कमियां हैं, जो कभी कभी चीज जाता है, तो शायद कोई उसे पसंद नहीं करेगा। उसे अपने हाई स्कूल के दिन याद आए। वो हमेशा ऐसे काम चुनता था जो थोड़े अलग हों। जैसे किसी जमाने में उसने वेडिंग फोटोग्राफी की, कभी रेडियो शो होस्ट किया ताकि लोग इंप्रेस हो। लोग प्रभावित होते भी थे, लेकिन आर्यन को चैन नहीं मिलता था, क्योंकि उसे पता था कि लोग सिर्फ उसके काम की तारीफ कर रहे हैं, उस इंसान की नहीं जो वो अंदर से है। वो अपनी यूनिकनेस को एक बोझ समझता था जिसे छुपाना जरूरी था। उसे लगने लगा था कि वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। ये पीपल प्लीजिंग उसके लिए एक नशे की तरह बन गई थी। जैसे किसी नशेड़ी को अपनी अगली डोज चाहिए होती है, वैसे ही आर्यन को हर रोज किसी न किसी की तारीफ या अप्रूवल की डोज चाहिए थी ताकि वो अपना दिन काट सके। एक दिन ऑफिस की कैंटीन में वो बैठा था और देख रहा था कि कैसे उसके आसपास के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर साबित करने की होड़ में लगे हैं। उसे उन फनहाउस मिरर्स की याद आई जो अक्सर मेलों में होते हैं। एक शीशा आपको बहुत लंबा और पतला दिखाता है, दूसरा बहुत छोटा और मोटा। हम सब भी दूसरों की ओपिनियंस के ऐसे ही टेढ़मेढ़े शीशों में खुद को देख रहे होते हैं। कोई कहता है तुम बहुत सुस्त हो, और हम उसे सच मान लेते हैं। कोई कहता है तुम तो बहुत जीनियस हो, और हम उस हवा के गुब्बारे में उड़ने लगते हैं। आर्यन ने सोचा, क्या होगा अगर मैं दूसरों के इन डिस्टॉर्टेड मिरर्स को देखना बंद कर दूं और अपना एक एक्यूरेट मिरर तैयार करूं? एक ऐसा शीशा जो मुझे मेरी सच्चाई बताए, बिना किसी मिलावट के। आर्यन की इस उलझन को समझने के लिए हमें उस स्कैरी मिरर के बारे में जानना होगा जो हम सबके बाथरूम में कहीं ना कहीं छिपा होता है। वो शीशा जो आपकी हर झुर्री, हर दाग को बड़ा करके दिखाता है। जब हम अपनी जिंदगी को करीब से देखते हैं तो वो दाग धब्बे डर पैदा करते हैं। आर्यन को डर था कि अगर वो ना कहना शुरू करेगा तो वो अकेला रह जाएगा, लेकिन असलियत ये थी कि वो भीड़ में होकर भी अकेला ही था, क्योंकि जिन लोगों के बीच वो था वो उसके असली रूप को जानते ही नहीं थे। वो तो बस उस नाइस वर्जन के दोस्त थे जिसे आर्यन ने बड़ी मेहनत से क्रिएट किया था। उसे लगा कि ये पूरी जिंदगी एक कॉन्ट्राइव वर्जन, यानी एक बनावटी कहानी की तरह बीत रही है। उस रात आर्यन को नींद नहीं आई। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो थक चुका था अपनी इमेज को मेंटेन करते करते। उसे लगा कि वो एक ऐसी गाड़ी चला रहा है जिसका फ्यूल खत्म होने वाला है। उसे अपने अंदर की उस आवाज को सुनना था जो कह रही थी, तुम काफी हो, बस जैसे तुम हो वैसे ही। ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन एक पीपल प्लीजर के लिए ये किसी पहाड़ चढ़ने जैसा है। आर्यन ने तय किया कि वो अपनी इस आदत को एक बीमारी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी स्किल की तरह देखेगा जिसे सही दिशा देने की जरूरत है। उसने सोचा, अगर मेरी दूसरों को खुश करने की चाहत मेरी ताकत बन जाए तो क्या होगा? अगर मैं लोगों की जरूरतें पूरी करूं, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं, बल्कि अपनी मजबूती से। दोस्त, आर्यन का ये सफर अभी शुरू ही हुआ है। उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। कैसे वो अपनी इनसिक्योरिटी को कॉन्फिडेंस में बदलेगा, कैसे वो उन 5 बड़े डरों का सामना करेगा जो उसे कैद किए हुए हैं। उसे समझना होगा कि ना कहना किसी का अपमान करना नहीं, बल्कि खुद का सम्मान करना है। अभी तो उसने सिर्फ अपनी स्थिति को पहचाना है, जैसे कोई डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले डायग्नोसिस करता है। उसने जान लिया है कि वो आइडेंटिटी के उस स्टेज पर है जहां दूसरों की राय ही उसकी पूरी हस्ती बन गई है।
क्या वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा? क्या वो अपनी खोई हुई आजादी को वापस पा सकेगा? माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर आर्यन की इस कहानी का पहला हिस्सा यहीं समाप्त होता है। उसकी जिंदगी के अगले मोड़ और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जानने के लिए जो उसे एक नया इंसान बनाएंगे, हमसे जुड़े रहिए। याद रखना, आप जो है वो काफी है। आपको किसी और के साँचे में ढलने की जरूरत नहीं है। अपनी चमक को किसी और की राय के धुएं में मत खोने देना। अगला कदम क्या होगा ये आर्यन भी नहीं जानता, लेकिन उसने पहला कदम उठा लिया है, सच को स्वीकार करने का कदम। अगले दिन जब आर्यन ऑफिस पहुंचा तो डेस्क पर बैठते ही उसे एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रहा था। उसे कल वाली शीशे वाली बात रह रहकर याद आ रही थी। तभी ऑफिस के ग्रुप चैट पर एक नोटिफिकेशन आया। एक कोलीग के घर नया बेबी हुआ था और उसके लिए सब मिलकर पैसे जमा कर रहे थे। आर्यन ने सोचा था कि वो $10 देगा, क्योंकि फिलहाल उसका बजट इतना ही इजाजत दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसने लिस्ट देखी, वहां हर कोई कम से कम $25 दे रहा था। अचानक उसके अंदर एक घबराहट दौड़ गई। उसे लगा कि अगर उसने कम पैसे दिए तो लोग क्या सोचेंगे? क्या वो उसे कंजूस समझेंगे, या शायद उन्हें लगेगा कि उसे अपने कोलीग की खुशी की परवाह नहीं है। बस इसी डर की वजह से उसने अपनी जेब पर बोझ डालते हुए $25 का बटन दबा दिया। ये छोटी सी घटना उस बड़े क्विक सैंड का हिस्सा थी जिसमें आर्यन बरसों से फंसा हुआ था। उसे समझ आ रहा था कि वो अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की नजरों में अपनी इमेज बनाने के लिए जी रहा है। उसी दोपहर आर्यन कैफेटेरिया में बैठा था जब उसकी मुलाकात डॉक्टर माइक से हुई। माइक आर्यन के पुराने मेंटर थे, एक ऐसे इंसान जिनकी बातों में हमेशा एक ठहराव और गहराई होती थी। आर्यन ने अपनी उलझन उनके सामने रखी। माइक ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, हम सब एक ऐसे एस्केप रूम में बंद हैं जिसे हमने खुद बनाया है। हमें लगता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि चाबी हमारे पास ही है, बस हम उसे ढूंढना नहीं चाहते क्योंकि हम डरते हैं। उन्होंने आर्यन को समझाया कि एक पीपल प्लीजर की जिंदगी के बेसमेंट में 5 बड़ी कॉकरोचेस यानी डर छिपे होते हैं। जब तक हम दरवाजा बंद करके रखेंगे, वो अंधेरे में पनपते रहेंगे और हमें अंदर ही अंदर खोखला करते रहेंगे। सबसे पहला और बड़ा डर है रिजेक्शन का डर, यानी ये जरूरत कि हर कोई मुझे पसंद करे। माइक ने आर्यन को एक कहानी सुनाई। एक लेखक था जिसे हमेशा लगता था कि वो अच्छा नहीं लिखता। उसने खुद को चुनौती दी कि वो अपनी गलतियों और रिजेक्शन से नहीं डरेगा। उसने तय किया कि वो अपनी दीवार को रिजेक्शन स्लिप्स से भर देगा, यानी जितनी बार उसे मना किया जाएगा वो उसे अपनी कामयाबी की सीढ़ी मानेगा। आर्यन को एहसास हुआ कि वो तो एक बेज लाइफ जी रहा था, एक ऐसी फीकी जिंदगी जहां न कोई बड़ा दर्द था और न ही कोई बड़ी जीत, क्योंकि उसने कभी रिस्क ही नहीं लिया था। वो बस इसलिए हाँ कहता था ताकि कोई निराश न हो, और इस चक्कर में उसने अपनी असलियत को जैसे दीवार के पीछे चुनवा दिया था। माइक ने कहा, आर्यन, रिजेक्शन आपको आपके मकसद के करीब लाता है, बशर्ते आप गिरकर फिर से खड़े होने का हुनर सीख लें। बात आगे बढ़ी तो कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़े या बहस के डर का जिक्र आया। आर्यन को याद आया कि कैसे वो ऑफिस की मीटिंग्स में अपनी बात सिर्फ इसलिए दबा लेता था ताकि माहौल खराब न हो। उसे लगता था कि शांति का मतलब ही नजदीकी है, लेकिन माइक ने एक बहुत गहरी बात कही। असली नजदीकी झगड़ों को खत्म करने से नहीं, बल्कि ईमानदारी से अपनी बात रखने से आती है। बिना सच के जो रिश्ते होते हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर से मीठे लगते हैं, जैसे सारा दिन सिर्फ कैंडी खाना, स्वाद में तो अच्छा है पर सेहत के लिए जहर। उन्होंने आर्यन को मुल्लर-लायर इल्यूजन के बारे में बताया, जहां 2 एक जैसी लाइनें अलग अलग लंबाई की लगती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग डेटा को गलत तरीके से प्रोसेस करता है। वैसे ही आर्यन को कॉन्फ्लिक्ट एक डरावने दानव जैसा लगता था, जबकि असल में वो रिश्तों को गहरा करने का एक मौका था।
माइक ने उसे एक अनोखा उदाहरण दिया, गंदगी के ढेर में पड़े एक हीरे जैसा। सिचुएशन भले ही बदबूदार और खराब लगे, लेकिन अगर आप उसमें हाथ डालने की हिम्मत करें तो आपको बेशकीमती रिश्ता मिल सकता है। आर्यन को महसूस हुआ कि वो अक्सर खुद को इनविजिबिलिटी यानी अदृश्य महसूस करता है। वो दूसरों की घंटों सुनता था ताकि उन्हें अच्छा लगे, पर कोई उससे कभी उसके बारे में नहीं पूछता था। उसे लगता था कि शायद वो इस लायक ही नहीं है कि लोग उसे नोटिस करें। माइक ने टोका, नहीं आर्यन, आप खुद ही इनविजिबिलिटी क्लोक ओढ़कर घूम रहे हैं। जब आप दूसरों को खुश करने के लिए खुद को पीछे रखते हैं तो आप अनजाने में ही लोगों के रडार से बाहर हो जाते हैं। लोग आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे जितना आप सोच रहे हैं। वो तो बस अपनी ही दुनिया में मशगूल है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें तो आपको अपनी असलियत के साथ सामने आना होगा, न कि उस नकली चेहरे के साथ जो आप दुनिया को दिखाते हैं। शाम ढल रही थी और आर्यन के दिमाग की परतें खुल रही थी। उसे समझ आ रहा था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मूवी सेट की तरह है जहां सामने की दीवारें तो बहुत खूबसूरत हैं, पर उनके पीछे सिर्फ लकड़ी के ढांचे लगे हैं। वो बाहर की सजावट में इतना बिजी था कि अंदर का घर बनाना ही भूल गया था। माइक ने उसे इनएडिक्वेसी यानी कमतर महसूस करने के डर के बारे में बताया। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की क्यूरेटेड इमेजेस देखते हैं और अपनी इंटरनल रियलिटी से उसकी तुलना करने लगते हैं। आर्यन को याद आया कि कैसे वो दूसरों की वेकेशन फोटोज देखकर अपनी लाइफ को बोरिंग समझने लगता था। माइक ने कहा, आर्यन, अपनी तुलना दूसरों से करना मतलब अपनी खुशियों की चाबी किसी और को थमा देना है। आप एक अनोखे इंसान हैं और आपकी अपनी एक यात्रा है। आखिरी डर था इरेलेवेंस का, ये एहसास कि शायद मेरा होना या न होना किसी के लिए मायने नहीं रखता। आर्यन को अक्सर लगता था कि अगर वो दूसरों की मदद करना बंद कर देगा तो उसकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। माइक ने समझाया कि असली पर्पस दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद का सबसे बेहतरीन वर्जन बनने में है। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तभी आप दूसरों की सही मायने में सेवा कर पाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके बेसमेंट की लाइट जला दी हो। वो कॉकरोच अब उतने डरावने नहीं लग रहे थे। उसे समझ आ गया था कि इन डरों से भागना नहीं, बल्कि इन्हें समझना ही आजादी का रास्ता है। माइक के साथ उसे कॉफी ने आर्यन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो अपनी जिंदगी की लकड़ी की सड़ी हुई पट्टियों को बदलकर एक मजबूत ढांचा तैयार करने के लिए तैयार है। सफर लंबा था, पर आर्यन ने अब मन बना लिया था कि वो अपनी चाबियां वापस लेकर रहेगा। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस चर्चा में तुम्हारा फिर से स्वागत है। आर्यन अब अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसे समझ आ गया था कि सिर्फ अपनी कमियों को पहचान लेना काफी नहीं है, बल्कि अब उन पुरानी आदतों के मलबे पर कुछ नया खड़ा करने का वक्त आ गया है। उसे अपनी जिंदगी वैसी ही लगने लगी थी जैसे उसके घर के पीछे बना वो पुराना लकड़ी का डेक, जिसकी ऊपरी पट्टियां सड़ चुकी थी और कीले बाहर निकल आई थी। उसने सालों तक उस डेक पर बस नया पेंट किया और ढीली कीलों को ठोकने की कोशिश की ताकि बाहर से सब ठीक दिखे। वो बस दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा था कि उसकी जिंदगी का ढांचा मजबूत है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सड़न बढ़ती जा रही थी। जब उसने उन पुरानी पट्टियों को उखाड़ना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि नीचे का बुनियादी ढांचा यानी उसका फ्रेमवर्क भी गलना शुरू हो गया है। उसे अब एहसास हुआ कि दिखावे की मरम्मत से काम नहीं चलेगा। उसे नींव से दोबारा निर्माण करना होगा। यह निर्माण उन 10 ईंटों या बिल्डिंग ब्लॉक से होना था जो उसे एक वर्ल्ड क्लास पीपल प्लीजर बनाएंगे, जो दूसरों की परवाह तो करता है पर खुद की कीमत पर नहीं। निर्माण की पहली ईंट थी प्रोएक्टिव होना, यानी अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना। आर्यन को लगा कि वो अब तक एक विक्टिम यानी पीड़ित की तरह जी रहा था, जिसने अपनी जिंदगी की छेनी और हथौड़ा दूसरों के हाथ में थमा दिया था ताकि वे उसकी शख्सियत को तराश सके।
वो अपनी परिस्थितियों का रोना रोता रहता था, लेकिन अब उसे डॉक्टर स्टीवन कोवे की वो बात समझ आ रही थी कि मैं अपनी परिस्थितियों की नहीं बल्कि अपने फैसलों की उपज हूं। प्रोएक्टिव होने का मतलब है ये मानना कि चाहे दुनिया हमारे साथ कुछ भी करे, हमारा रिस्पॉन्स हमारे हाथ में होता है। आर्यन ने सोचा कि अक्सर वो पुराने पछतावे, रिग्रेट की जंजीरों में जकड़ा रहता था। कुछ चीजें उसने अनजाने में की थी, जैसे धूप में बिना क्रीम लगाए घूमना, जिसका नतीजा अब त्वचा की समस्याओं के रूप में सामने आ रहा था। लेकिन कुछ पछतावे जानबूझकर किए गए फैसलों के थे। वो बीते हुए कल में जीता था, जिससे उसका आने वाला कल धुंधला हो रहा था। उसने तय किया कि वो अब अपनी खुशियों की चाबी अपनी जेब में रखेगा और दूसरों को ये मौका नहीं देगा कि वे उसके मूड को कंट्रोल करें। अगली बड़ी ईंट थी रिश्तों की अहमियत को समझना और उनसे जुड़े रहना। आर्यन को लगता था कि वह तो हमेशा लोगों से घिरा रहता है, तो उसे और कनेक्शन की क्या जरूरत है। पर उसे माइक ने समझाया कि उसका कनेक्शन एकतरफा था। वो सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए उनके आसपास रहता था, न कि एक सच्चा रिश्ता निभाने के लिए। उसे उस होटल क्लर्क की कहानी याद आई, जिसने मास्टर चाबी से कमरा खोलते वक्त आर्यन से एक गहरी बात कही थी। उस क्लर्क ने कहा था कि पहले वो रोजाना लोगों से मिलता तो था, पर उसकी बातचीत बस एक रस्म होती थी। लेकिन जब मजबूरी में उसे मेहमानों के साथ चलकर उनके कमरे तक जाना पड़ा, तो उसे एहसास हुआ कि वे सब असली लोग हैं जिनकी अपनी कहानियां हैं। आर्यन ने सीखा कि असली विकास अकेले में नहीं बल्कि समुदाय, कम्युनिटी में होता है। उसे सिकोया, सेक्वोआ के विशाल पेड़ों का उदाहरण दिया गया। उन हजारों साल पुराने पेड़ों की कोई एक गहरी जड़, टैप रूट नहीं होती जो उन्हें तूफानों में खड़ा रख सके, बल्कि उनकी जड़ें जमीन के ऊपर ही दूर दूर तक फैली होती है और एक दूसरे के साथ इतनी मजबूती से गुंथी होती है कि वे एक दूसरे को थामे रखते हैं। आर्यन समझ गया कि हम स्वावलंबन, इंडिपेंडेंस के लिए नहीं बल्कि अन्योन्याश्रय, इंटरडिपेंडेंस के लिए बने हैं। जब तूफान आता है तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही खड़े रह सकते हैं। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की तीसरी ईंट आर्यन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण थी। उसे हमेशा लगता था कि आत्मविश्वास का मतलब है सब कुछ जानना और कभी हार न मानना। लेकिन उसने अलास्का के उस लॉज की कहानी सुनी जहां मेहमानों को मूस से जैसे विशाल जानवर से बचने के लिए एक अजीब निर्देश दिया गया था। अगर मूस दिखे तो पेड़ के पीछे खड़े हो जाओ। यह बात सुनकर कोई भी हंस सकता था, लेकिन वहां रहने वाले जानते थे कि यह जान बचाने का सबसे कारगर तरीका है। आर्यन ने सीखा कि असली विनम्रता और आत्मविश्वास का गहरा रिश्ता है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप अभिमानी, एरोगेंट हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है खुद की सच्चाई को स्वीकार करना और ये मानना कि आपको सब कुछ नहीं पता। अभिमानी लोग अक्सर अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए आत्मविश्वास का नाटक करते हैं और हमेशा दूसरों से आगे रहने की कोशिश करते हैं। एक सच्चा आत्मविश्वासी इंसान दूसरों की बात ध्यान से सुनता है, अपनी गलतियां मानता है और दूसरों को प्रोत्साहित करने में नहीं डरता। आर्यन ने तय किया कि वो अब अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करेगा और खुद के होने का जश्न मनाएगा। चौथी ईंट थी इंटेग्रिटी, यानी ईमानदारी से भरी जिंदगी जीना। आर्यन को एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी को एक डिजिटल फोटो की तरह एडिट करता आ रहा था, जहां वो सिर्फ अपनी खूबियों को दिखाता था और कमियों को क्रॉप कर देता था। उसे उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात याद आई जिसने कंपनी के सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक पैसे का हिस्सा चुराने का प्रोग्राम बनाया था। वो हिस्सा इतना छोटा था कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन समय के साथ वो एक बड़ी रकम बन गया। हमारी छोटी छोटी बेईमानियां और सफेद झूठ भी ऐसे ही होते हैं। वे धीरे धीरे हमारे चरित्र को खोखला कर देते हैं। आर्यन ने खुद को परखा। क्या वह अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहता? उसे वो पौधा याद आया जो उसने अपने घर के बगीचे में लगाया था।
ये सोचकर कि वो बहुत खूबसूरत है, पर बाद में पता चला कि वो एक जहरीला खरपतवार वीड था जिसे उसके पड़ोसी ने अनजाने में छोड़ दिया था। कई बार हम अनजाने में ऐसी आदतों को पाल लेते हैं जो हमारी इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाती है। ईमानदारी का मतलब है कि आपके अंदर जो चल रहा है वही आपके चेहरे पर भी दिखे। 5वीं ईंट, कम्युनिकेशन यानी संवाद की कला में माहिर होना। आर्यन ने गौर किया कि अक्सर लोग उसे मीटिंग्स में नजरअंदाज कर देते थे, या जब वो बोलता था तो लोग इधर उधर देखने लगते थे। उसे लगता था कि शायद उसमें ही कोई कमी है। माइक ने उसे समझाया कि संवाद की समस्या कई बार मिसएट्रिब्यूशन की वजह से होती है, यानी बिना पूछे ये मान लेना कि सामने वाला क्या सोच रहा है। उसे वो वाकया याद आया जब उसकी पत्नी बहुत चुप थी और आर्यन ने मान लिया कि वह किसी पुरानी बात पर उससे नाराज है। उसने भी चिढ़कर बात करना बंद कर दिया और अपना बचाव तैयार करने लगा। लेकिन जब उसने हिम्मत करके पूछा तो पता चला कि वो बस बीमार महसूस कर रही थी और आर्यन की खामोशी के लिए उसे शुक्रिया कह रही थी, क्योंकि उसे लगा आर्यन उसे आराम करने का मौका दे रहा है। माइंड रीडिंग यानी मन पढ़ने की कोशिश करना किसी भी रिश्ते के लिए जहर है। आर्यन ने सीखा कि पूछना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। उसे यह भी समझ आया कि बातचीत में एग्जीक्यूटिव समरी देना बेहतर है, न कि हर छोटी बात की व्याख्या करना। आर्यन अब उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को मजबूती से रख रहा था, लेकिन उसे अभी और भी कई चीजों पर ध्यान देना था, जैसे अपनी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को जगाना और अपने फोकस को पैना करना। उसे समझ आ रहा था कि जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए नाइस होने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर एक ईमानदार और गहरा रिश्ता निभाने का नाम है। ये सफर उसे कहाँ ले जाएगा और बाकी की 5 ईंटें उसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाएंगी, ये हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आर्यन ने बस अपनी लकड़ी के उस पुराने डेक की सड़ी हुई पट्टियों को हटाकर नई पट्टियां लगाने की तैयारी कर ली है। क्या तुम भी अपनी जिंदगी के उस डेक को जांचने के लिए तैयार हो? माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर यह सफर जारी है। आर्यन को अब ऐसा लगने लगा था जैसे वो किसी नई भाषा की वर्णमाला सीख रहा हो। जब हम बचपन में ABCD सीखते हैं तो शुरू में वो सिर्फ लकीरें लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनसे शब्द और फिर पूरी कहानियां बनने लगती हैं। उन 5 ईंटों ने उसकी नींव तो मजबूत कर दी थी, लेकिन अभी घर की छत डालना बाकी था। एक सुबह वो अपनी बालकोनी में खड़ा होकर नीचे सड़क पर गुजरते लोगों को देख रहा था। उसने गौर किया कि हर कोई अपनी ही धुन में है। किसी को भी इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं थी कि आर्यन ने उस सुबह कौन सी टी-शर्ट पहनी है या उसके बाल थोड़े बिखरे हुए हैं। उसे एक पुरानी याद आई जब वो अपनी पहली डेट पर गया था और पूरा वक्त सिर्फ इसी बात की टेंशन में रहा कि कहीं उसके दांतों में कुछ फंस तो नहीं गया। उस वक्त उसे लगा था कि पूरी दुनिया का ध्यान उसी पर है, पर अब समझ आ रहा था कि वो तो बस एक सेल्फ सेंटर्ड यानी आत्म केंद्रित सोच थी जिसे वो दूसरों की फिक्र समझता रहा था। यहीं से उसके सामने छठी ईंट आई, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की जिंदगी में झांके, बल्कि इसका मतलब है कि आप जजमेंट की जगह सवाल पूछना शुरू करें। आर्यन को याद आया कि जब भी ऑफिस में कोई उससे टेढ़े मुंह बात करता था तो वो फौरन डिफेंसिव हो जाता था। उसे लगता था कि शायद उसने कुछ गलत किया है। माइक ने उसे एक बार बताया था कि आर्यन, जब कोई आप पर चिल्लाए तो उसे एक पजल की तरह देखो, एक एनिमी की तरह नहीं। आर्यन ने इसे आजमाया। एक दिन उसका बॉस बहुत गुस्से में था। आर्यन का पुराना स्वभाव कहता था कि जाकर माफी मांग लो या कुछ ऐसा करो कि बॉस खुश हो जाए। लेकिन इस बार आर्यन ने बस शांति से पूछा, लगता है आज दिन काफी थकाने वाला रहा है, क्या कुछ ऐसा है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उसे हैरानी हुई कि बॉस का गुस्सा अचानक पिघल गया और उसने बताया कि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो सुबह से परेशान था। आर्यन समझ गया कि जब हम जिज्ञासु होते हैं
तो हम दूसरों की असुरक्षाओं को समझ पाते हैं और फिर हमें उन्हें प्लीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बस उनके साथ सहानुभूति, एम्पैथी रख पाते हैं। इसके बाद बारी आई 7वीं ईंट की, जिसे हम फोकस यानी एकाग्रता कह सकते हैं। आर्यन की हालत उस इंसान जैसी थी जो एक साथ 5 रेडियो स्टेशन सुनने की कोशिश कर रहा हो। हर तरफ से शोर था और संगीत कहीं नहीं। लोग उससे उम्मीद करते थे कि वो हर शादी में आए, हर प्रोजेक्ट में मदद करे और हर किसी की कॉल अटेंड करे। आर्यन ने सीखा कि जब आप हर चीज को हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में अपनी सबसे जरूरी चीजों को ना कह रहे होते हैं। उसने एक बार एक सर्कस में उस कलाकार को देखा था जो अपनी उंगलियों पर थालियां, प्लेट्स नचाता है। जब तक वो 1 या 2 थालियां नचाता है सब कुछ कंट्रोल में रहता है, लेकिन जैसे ही वो 6ठी या 7वीं थाली उठाने की कोशिश करता है पहली वाली गिरकर टूट जाती है। आर्यन की जिंदगी भी वैसी ही टूटी हुई थालियों का ढेर बनती जा रही थी। उसे समझ आया कि ना कहना एक स्किल है, कोई अपराध नहीं। नहीं, मैं शनिवार नहीं आ पाऊंगा कहना शुरू में उसे गले में अटकता हुआ महसूस हुआ, पर जब उसने ये कहा तो उसे एक अजीब सी आजादी महसूस हुई। उसे पता चला कि लोग उतनी आसानी से नाराज नहीं होते जितना उसने अपने दिमाग में मान लिया था। 8वीं ईंट थी पर्सपेक्टिव यानी नजरिया। हम अक्सर अपनी समस्याओं को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं जिससे वो बहुत बड़ी दिखने लगती है। आर्यन को याद आया कि एक बार उसके एक दोस्त ने उसके भेजे हुए मैसेज का जवाब 3 दिन तक नहीं दिया था। आर्यन ने उन 3 दिनों में अपने दिमाग में हजारों कहानियां बना ली थी। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने उसे बोर कर दिया, शायद हमारी दोस्ती खत्म हो गई। लेकिन जब वो दोस्त मिला तो पता चला कि उसका फोन चोरी हो गया था। आर्यन ने सीखा कि हम अक्सर उन चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं जो असल में होती ही नहीं है। उसे माइक ने एक 30,000 फीट व्यू के बारे में बताया था। जब हम हवाई जहाज में ऊपर होते हैं तो नीचे की गाड़ियां चींटियों जैसी लगती हैं और बड़े बड़े ट्रैफिक जाम भी बस एक छोटी सी लकीर महसूस होते हैं। आर्यन ने अपनी समस्याओं को वैसे ही देखना शुरू किया। क्या ये बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? जब उसने खुद से ये पूछना शुरू किया तो उसकी आधी चिंताएं हवा में उड़ गई। 9वीं ईंट सबसे खूबसूरत थी, बैलेंस यानी संतुलन। आर्यन को लगता था कि या तो वो दूसरों की सेवा कर सकता है या फिर अपनी खुशियों का ख्याल रख सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। उसे हवाई जहाज की उस सेफ्टी ब्रीफिंग की याद आई। दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। अगर आर्यन खुद ही घुट रहा होगा तो वो किसी और को सांस लेने में क्या मदद करेगा? उसने महसूस किया कि उसका नाइस होना दरअसल एक तरह का ओवर फंक्शनिंग था। वो दूसरों के हिस्से का काम भी खुद कर लेता था, जिससे सामने वाला इंसान आलसी और कमजोर होता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली प्यार का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की हर मुश्किल आसान कर दें, बल्कि यह है कि आप उन्हें खुद की मुश्किलों से लड़ने लायक बनाएं। उसने अब लव और कंट्रोल के बीच का फर्क समझना शुरू कर दिया था। दूसरों को खुश रखने की कोशिश अक्सर उन्हें कंट्रोल करने की एक छिपी हुई चाहत होती है कि वे हमारे बारे में वैसा ही सोचे जैसा हम चाहते हैं। इस एहसास ने आर्यन को थोड़ा हल्का महसूस कराया। आखिरी और 10वीं ईंट थी फेथ और ग्रेस यानी भरोसा और शालीनता। ये मानना कि हम परफेक्ट नहीं हैं और हमें परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है। आर्यन हमेशा खुद को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह पेश करना चाहता था जिसमें कोई खराबी न हो, पर उसे समझ आया कि जिंदगी एक वर्क इन प्रोग्रेस है। जैसे किसी पेंटिंग में जब तक आखिरी ब्रश स्ट्रोक न लग जाए तब तक वो अधूरी ही लगती है, वैसे ही हम सब भी अभी बन रहे हैं। उसने खुद को गलतियां करने की इजाजत दी। उसे वो किस्सा याद आया जब उसने एक बहुत जरूरी ईमेल में गलती कर दी थी और उसके बाद वो पूरी रात नहीं सोया। पर अगली सुबह जब उसने ईमानदारी से अपनी गलती मान ली तो किसी ने भी उसे सूली पर नहीं चढ़ाया। उसे समझ आया कि लोग परफेक्ट पीपल ऐसे नहीं
बल्कि रियल पीपल से जुड़ना चाहते हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करना ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आर्यन ने अब अपने घर की छत डाल ली थी। वो पुरानी सड़न वाली लकड़ी अब एक मजबूत ढांचे में बदल चुकी थी। लेकिन एक घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बनता, उसमें रहने वाले की रूह भी होनी चाहिए। आर्यन के अंदर अब एक ठहराव था, एक ऐसी शांति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे अब किसी के अप्रूवल की भूख नहीं थी। वो अब भी लोगों की मदद करता था, अब भी वो नाइस था, पर अब उसकी नाइसनेस उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसका चुनाव, चॉइस थी। वो अब भी दूसरों से प्यार करता था, पर अब उसने खुद को खोना बंद कर दिया था। उसे लगने लगा था कि वो अब उस काउंटरफीट सिक्के से एक असली खरे सोने के सिक्के में बदल गया है, जिसकी अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू है, चाहे कोई उसे जेब में रखे या न रखे। लेकिन क्या ये बदलाव हमेशा के लिए रहने वाला था? क्या जिंदगी के आने वाले तूफान इस नए ढांचे को गिरा नहीं देंगे? आर्यन को पता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होगी, जब उसे इस नई सोच को हर रोज की छोटी छोटी जंगों में इस्तेमाल करना होगा। पर कम से कम अब उसके पास एक मजबूत जमीन थी जिस पर वो खड़ा हो सकता था। सफर अभी जारी था और आर्यन अब अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठने के लिए तैयार था। आर्यन को लगा था कि 10 ईंटें लगा लेने के बाद अब उसकी जिंदगी की इमारत बिल्कुल तैयार है और अब बस आराम से अंदर बैठकर चाय पीनी है। लेकिन असल जिंदगी किसी आर्किटेक्ट का नक्शा नहीं होती। वो तो एक बहती हुई नदी की तरह है जो हर रोज अपना रास्ता बदलती है। उसे समझ आ रहा था कि नई आदतें सीखना एक बात है, लेकिन उन्हें उस वक्त आजमाना जब आपके आसपास के लोग आपसे वही पुराने व्यवहार की उम्मीद कर रहे हों, असली चुनौती तो वही है। एक हफ्ते बाद आर्यन के घर पर एक पारिवारिक गेट टुगेदर था। उसके बड़े चाचा जी, जो हमेशा से थोड़े रौबदार स्वभाव के रहे थे, उन्होंने सबके सामने आर्यन से कहा, बेटा, अगले महीने मेरा एक पुराना केस है कोर्ट में। तुम जरा शहर जाकर 2-3 दिन मेरे साथ रुक जाना और वो सारे कागजात देख लेना। आर्यन का पुराना पीपल प्लीजर वाला मन फौरन चीख उठा, हाँ चाचा जी, जरूर। उसे लगा कि अगर उसने मना किया तो पूरे परिवार में ये बात फैल जाएगी कि आर्यन अब घमंडी हो गया है। उसके पेट में एक अजीब सी मरोड़ उठी, वही पुरानी घबराहट। लेकिन तभी उसे डॉक्टर माइक की एक और बात याद आई, क्लिफ यंग की कहानी। क्लिफ यंग एक 61 साल के किसान थे जिन्होंने दुनिया की सबसे कठिन अल्ट्रामैराथन दौड़ में हिस्सा लिया था। जब वो दौड़ने आए तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया क्योंकि उन्होंने कोई फैंसी स्पोर्ट्स गियर नहीं पहना था, बल्कि खेती वाले गमबूट्स और साधारण कपड़े पहने थे। जहां दूसरे नौजवान धावक तेजी से भाग रहे थे, क्लिफ बस एक अजीब सी शफल वाली चाल से धीरे धीरे चल रहे थे। लेकिन चमत्कार तब हुआ जब क्लिफ ने वो रेस जीत ली। उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लिया, वो बस अपनी उसी धीमी लेकिन स्थिर चाल से चलते रहे। माइक ने आर्यन से कहा था, आर्यन, तुम्हें रातों रात कोई सुपर हीरो नहीं बनना है। तुम्हें बस अपनी इस नई पहचान को एक शफल की तरह लगातार बनाए रखना है। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने चाचा जी की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही शांत और विनम्र आवाज में कहा, चाचा जी, मैं आपकी मदद जरूर करना चाहता हूं, लेकिन अगले महीने मेरे ऑफिस का एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं 3 दिन के लिए तो नहीं आ पाऊंगा। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं वीकेंड पर घर पर ही कागजात देखकर आपकी मदद कर सकता हूं। सन्नाटा छा गया। आर्यन को लगा जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। उसे अपनी धड़कनें अपने कानों में सुनाई दे रही थी। उसे डर था कि चाचा जी चिल्लाएंगे या गुस्सा करेंगे, लेकिन चाचा जी ने बस उसे घूर कर देखा और फिर कहा, चलो ठीक है, वीकेंड पर ही सही। आर्यन को यकीन नहीं हुआ कि यह इतना आसान था। उसे एहसास हुआ कि हम अक्सर अपने मन में दूसरों के रिएक्शन की इतनी बड़ी और डरावनी फिल्म बना लेते हैं कि हम कोशिश ही नहीं करते। उसने सीखा कि ना कहना कोई दीवार खड़ी करना नहीं है, बल्कि एक बाउंड्री
तय करना है। बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उन्हें ये बता रहे हैं कि आपके घर का दरवाजा कहाँ है और वो किस वक्त अंदर आ सकते हैं। बिना बाउंड्री के घर तो एक लावारिस मैदान जैसा होता है जहां कोई भी आकर कूड़ा फेंक सकता है। उस शाम आर्यन को एक और बड़ी बात समझ आई, टॉक्सिक लोगों और डिफिकल्ट लोगों के बीच का फर्क। उसके ऑफिस में एक कलीग था, समीर, जो हमेशा दूसरों की गलतियां निकालता रहता था। समीर एक क्रिटिक था। आर्यन पहले घंटों बैठकर समीर की बातों का जवाब देता था और उसे खुश करने की कोशिश करता था। लेकिन अब आर्यन ने सिलेक्टिव इग्नोरिंग ये कला सीखी। उसने गौर किया कि समीर जैसे लोग अपनी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी को दूसरों पर थोपते हैं। माइक ने उसे सिखाया था कि आर्यन, तुम हर किसी के मूड के लिए जिम्मेदार नहीं हो। अगर कोई इंसान दुखी रहने का चुनाव करता है तो तुम उसे अपनी खुशियां दान देकर भी खुश नहीं कर सकते। ये एहसास किसी भारी बोझ के उतर जाने जैसा था। आर्यन अब समीर की बातों को दिल पर नहीं लेता था। वो उसे सुनता जरूर था, पर उसे अपने अंदर घुसने नहीं देता था। उसने सीखा कि अपनी ऊर्जा, एनर्जी को बचाकर रखना कितना जरूरी है। आर्यन को यह भी समझ आ रहा था कि ये सफर सीधा नहीं है। कई बार ऐसा होता था कि वो फिर से पुरानी आदतों में फिसल जाता। एक दिन उसने अनजाने में अपने बॉस के एक फालतू काम के लिए हाँ कह दिया और फिर पूरा दिन खुद को कोसता रहा। उसे लगा कि वो फेल हो गया है, लेकिन तभी उसे ग्रेस वाली वो ईंट याद आई। उसने खुद से कहा, इट्स ओके आर्यन, तुम इंसान हो, कोई मशीन नहीं। उसने अपनी उस इंटरनल क्रिटिक की आवाज को चुप कराया जो उसे हमेशा कमतर महसूस कराती थी। उसने सीखा कि खुद को माफ करना उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को माफ करना। उसने गौर किया कि जब वो खुद के साथ नरमी से पेश आता था तो वो दूसरों के साथ भी बेहतर व्यवहार कर पाता था। एक दिन वो एक पार्क में बैठा था और देख रहा था कि कैसे एक छोटा बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है। वो गिरता है, मिट्टी झाड़ता है और फिर मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है। आर्यन ने सोचा, हम बड़े होकर ये सादगी क्यों भूल जाते हैं? हम अपनी हार को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर हम एक बार पीपल प्लीजिंग के जाल में फिर से फंस जाएं, तो हमें लगता है कि हम कभी नहीं सुधरेंगे। आर्यन ने तय किया कि वो अपनी कंसिस्टेंसी पर ध्यान देगा, परफेक्शन पर नहीं। उसे वो मेटाफोर बहुत पसंद आया कि हमारी जिंदगी एक बगीचे की तरह है। आपको रोजाना उसमें से खरपतवार, वीड्स निकालनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बार सफाई कर दी और अब हमेशा के लिए सब ठीक रहेगा। ये एक डेली प्रैक्टिस है। आर्यन के रिश्तों में अब एक नई गहराई आ रही थी। उसकी पत्नी ने एक शाम उससे कहा, आर्यन, तुम आजकल बहुत अलग लग रहे हो। तुम पहले की तरह हमेशा नाइस बनने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अब तुम्हारी बातों में ज्यादा सच होता है। मुझे अब डर नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये बात आर्यन के लिए किसी भी मेडल से बड़ी थी। उसे समझ आया कि असली इंटीमेसी यानी नजदीकी तब आती है जब आप अपनी कमियों के साथ किसी के सामने खड़े होते हैं। जब आप परफेक्ट होने का नाटक छोड़ देते हैं, तभी लोग आपको वाकई प्यार कर पाते हैं, क्योंकि आप जिस परफेक्ट वर्जन को दुनिया को दिखाते हैं वो तो आप है ही नहीं। तो अगर लोग उससे प्यार करते भी थे तो वो आर्यन के लिए अधूरा था, क्योंकि वो प्यार उस नकली इंसान के लिए था। अब जो उसे प्यार मिल रहा था वो असली आर्यन के लिए था। उसे अब सक्सेस की एक नई परिभाषा समझ आ रही थी। कामयाबी ये नहीं है कि आपके सोशल मीडिया पर कितने दोस्त हैं या कितने लोग आपकी तारीफ करते हैं। कामयाबी यह है कि जब आप रात को अकेले अपने बिस्तर पर लेटे हो तो आपको खुद से नजरें मिलाने में शर्म ना आए। कामयाबी यह है कि आपकी इंटेग्रिटी आपकी सबसे बड़ी दौलत बन जाए। आर्यन ने अपनी जिंदगी के उन बिखरे हुए हिस्सों को अब एक सुंदर कॉलाज में बदलना शुरू कर दिया था। उसे पता था कि अभी भी ऐसे दिन आएंगे जब वो डरेगा,
जब उसे लगेगा कि वो फिर से लोगों की राय की जंजीरों में जकड़ रहा है। लेकिन अब उसके पास वो टूल्स थे, वो समझ थी जिससे वो वापस अपने रास्ते पर लौट सके। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक छोटी सी चिट लगा दी, स्टे इन द शफल। ये उसे क्लिफ यंग की याद दिलाती थी। उसे अब तेजी से भागकर किसी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचना था। उसे बस हर रोज थोड़ा थोड़ा चलना था। उसे वो पीपल प्लीजर वाला आर्यन अब एक पुराने दोस्त जैसा लगता था, जिसे वो पीछे छोड़ आया है। लेकिन उसकी यादें उसे आज भी सचेत रखती थी। आर्यन अब दूसरों से प्यार करना सीख रहा था, लेकिन एक बहुत ही जरूरी शर्त के साथ, खुद को खोए बिना। उसने जान लिया था कि जो दिल खुद भरा हुआ होता है वही दूसरों की प्यास बुझा सकता है। खाली घड़ा कभी किसी को पानी नहीं पिला सकता। उसकी रूह अब सुकून में थी, और यह सुकून उसकी अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई थी। सफर का आखिरी पड़ाव अभी बाकी था, जहां उसे इस नई आजादी को पूरी तरह से जीना था। आर्यन अब अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक खुद बन चुका था, और वो हर शब्द बहुत सोच समझ कर लिख रहा था। एक शाम जब आसमान में सिंदूरी रंग घुल रहा था, आर्यन अपनी उसी बालकनी में बैठा था जहां से उसने इस बदलाव के सफर की कल्पना की थी। उसके हाथ में कॉफी का एक मग था, और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो अब किसी को दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि अंदर से फूट रही थी। उसे लगा कि पिछले कुछ महीनों में उसने जो महसूस किया है वो किसी मैजिक ट्रिक से कम नहीं था। लेकिन ये जादू बाहर की दुनिया में नहीं, उसके अपने अंदर हुआ था। उसे याद आया कि कैसे वो पहले हर आहट पर चौंक जाता था, ये सोचकर कि कहीं कोई उससे नाराज तो नहीं है। पर अब उसके अंदर एक इनर स्टिलनेस, यानी एक ऐसी गहरी शांति थी जो किसी की राय के शोर से नहीं हिलती थी। उसे डॉक्टर माइक की एक बहुत पुरानी बात याद आई, जो उन्होंने सफर की शुरुआत में कही थी, आर्यन, असली आजादी ये नहीं है कि आप लोगों से दूर हो जाएं, बल्कि ये है कि आप लोगों के बीच रहकर भी अपनी रूह के मालिक बने रहें। आज आर्यन के सामने एक पुरानी दुविधा फिर से आई थी। उसके एक पुराने दोस्त ने, जो अक्सर उसे गार्बेज डंप की तरह इस्तेमाल करता था, यानी अपनी सारी नेगेटिविटी आर्यन पर उड़ेल देता था, उसने कॉल किया था। पहले आर्यन घंटों उसकी बातें सुनता, ये सोचकर कि अगर उसने फोन काटा तो वो बुरा मान जाएगा। लेकिन आज आर्यन ने साफ और प्यार भरी आवाज में कहा, दोस्त, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, लेकिन अभी मैं इस बातचीत के लिए तैयार नहीं हूं। हम किसी और दिन बात करेंगे जब मैं तुम्हारी वाकई मदद कर सकूं। फोन रखने के बाद आर्यन को कोई पछतावा नहीं हुआ। उसे लगा जैसे उसने अपनी इंटेग्रिटी के किले में एक और मजबूत पत्थर जोड़ दिया है। उसे समझ आ गया था कि लविंग अदर्स का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर गलत आदत को सहें। असली प्यार तो वो है जो सामने वाले को भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे, और ये तभी संभव है जब आप खुद अपनी इज्जत करना जानते हो। उसे वो पुराना काउंटरफीट आर्यन अब एक धुंधली याद जैसा लगता था। वो इंसान जो हमेशा दूसरों के चेहरे पर अपनी कीमत ढूंढता था। आर्यन को एहसास हुआ कि हम सब सक्सेस को एक मंजिल समझते हैं, जैसे कोई ट्रॉफी जिसे बस एक बार जीतना है, पर असलियत में ये एक डायरेक्शन, यानी एक दिशा है। जैसे क्लिफ यंग ने अपनी उस मैराथन में अपनी रफ्तार नहीं छोड़ी थी, वैसे ही आर्यन ने अपनी पर्सनल ग्रोथ को एक रोजाना की आदत बना लिया था। उसे लगा कि ये सफर कभी खत्म नहीं होगा, और यही इसकी खूबसूरती है। हर दिन एक नया मौका होता है अपनी बाउंड्रीज को चेक करने का, अपनी क्यूरियोसिटी को जगाने का, और ये देखने का कि क्या हम वाकई प्रेजेंट हैं या बस रिएक्ट कर रहे हैं। उसके ऑफिस में भी चीजें अब वैसी नहीं रही थी। लोग अब उसका ज्यादा सम्मान करते थे। उन्हें पता था कि आर्यन अब सिर्फ खुश करने के लिए हाँ नहीं कहता, इसलिए जब वो हाँ कहता था तो उसकी एक वैल्यू होती थी। आर्यन ने सीखा कि जब आप ना कहने की ताकत रखते हैं, तभी आपके हाँ का कोई मोल होता है। उसने अपने कलीग्स के साथ अब एक
हेल्दी इंटरडिपेंडेंस बना ली थी। वो सिकोया, सेक्वोआ पेड़ बन गया था, जिसकी जड़ें दूसरों के साथ गुंथी तो थी, पर उसकी अपनी जमीन बहुत मजबूत थी। उसे वो एग्जीक्यूटिव समरी वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत काम आया। उसने अब बातों को घुमाना फिराना छोड़ दिया था। वो सीधा बोलता था, पर उसमें एक ग्रेस यानी एक नजाकत होती थी। उसे एहसास हुआ कि सच बोलना कड़वा हो सकता है, लेकिन अगर वो सही नियत से बोला जाए तो वो कड़वी दवा की तरह घाव भरता है। शाम की उस ठंडी हवा में आर्यन को अपनी पत्नी की एक बात याद आई जो उसने पिछले हफ्ते कही थी। आर्यन, अब जब तुम घर आते हो तो तुम वाकई यहां होते हो। पहले तुम शारीरिक रूप से तो यहां थे, पर तुम्हारा दिमाग उन लोगों के ख्यालों में उलझा रहता था जिन्हें तुमने दिन भर खुश करने की कोशिश की थी। ये बात आर्यन के दिल को छू गई। उसे समझ आया कि पीपल प्लीजिंग सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप उन लोगों को समय और ऊर्जा नहीं दे पाते जो वाकई आपके लिए मायने रखते हैं। आप उन अजनबियों को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं जिनसे आपका कोई गहरा रिश्ता नहीं है, और इस चक्कर में आपके अपने पीछे छूट जाते हैं। अब आर्यन का घर एक रेफ्यूज यानी एक पनाह गाह बन गया था, जहां कोई मास्क नहीं पहनना पड़ता था। उसे वो मिरर वाला किस्सा याद आया जहां से सब शुरू हुआ था। अब जब वो शीशे में देखता था तो उसे कोई डरावना अजनबी नहीं दिखता था। उसे एक ऐसा इंसान दिखता था जिसने अपनी गलतियों से दोस्ती कर ली थी। उसे समझ आया कि परफेक्शन एक बहुत बड़ा धोखा है। हम परफेक्ट होने के चक्कर में रील होना भूल जाते हैं। आर्यन अब अपनी कमियों को किसी बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनता था। उसे पता था कि वो कभी कभी डरेगा, कभी कभी फिर से लोगों की राय की परवाह करेगा, लेकिन अब उसके पास वो कॉम्पास यानी दिशा सूचक था जो उसे वापस अपने केंद्र पर ले आएगा। उसे लगा कि जैसे उसने एक बहुत पुरानी और भारी चादर उतार फेंकी हो जो उसे हिलने डुलने भी नहीं दे रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि दुनिया वैसी ही है जैसी पहले थी, लोग भी वैसे ही हैं, लेकिन उसका नजरिया बदल गया था। उसे पर्सपेक्टिव की वो 30,000 फीट व्यू वाली बात अब पूरी तरह समझ आ गई थी। छोटी छोटी तकरारें, ऑफिस की पॉलिटिक्स या किसी का टेढ़ा जवाब, ये सब अब उसे समुद्र की लहरों की तरह लगते थे। लहरें आती है और चली जाती है, पर समुद्र की गहराई शांत बनी रहती है। आर्यन वो गहराई बन चुका था। उसे अब किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को अप्रूव कर लिया था। उसने सीखा कि अगर आप खुद को पसंद करते हैं तो दुनिया का आपको पसंद करना या न करना बस एक बोनस बन जाता है, जरूरत नहीं। सफर के इस आखिरी पड़ाव पर आर्यन को डॉक्टर माइक का वो आखिरी ईमेल याद आया जिसमें उन्होंने लिखा था, आर्यन, अब तुम तैयार हो। याद रखना, तुम दूसरों से उतना ही प्यार कर पाओगे जितना तुम खुद से करते हो। दूसरों की सेवा करो, लेकिन अपने आप को खाली करके नहीं। आर्यन ने अपने दिल पर हाथ रखा और महसूस किया कि वो अब पूरी तरह से फुल था। उसके पास अब दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ था, सच्चाई, गहराई और एक बिना शर्त वाला प्यार। वो अब लविंग अदर्स विदाउट लूजिंग योरसेल्फ के फॉर्मूले को सिर्फ जानता नहीं था, उसे जी रहा था। जैसे जैसे रात गहरा रही थी और शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थी, आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने अंदर एक ऐसी क्वाइट क्लैरिटी महसूस हुई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। ये वो एहसास था जब आपको पता चलता है कि आप जहां हैं बिल्कुल सही है। आपको कहीं और भागने की, कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं पर्याप्त है। आर्यन ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट भरा और एक लंबी, सुकून भरी सांस ली। उसे पता था कि कल फिर एक नया दिन होगा, नई चुनौतियां होंगी, लेकिन अब वो उन चुनौतियों का स्वागत करने के लिए तैयार था। उसकी जिंदगी का ढांचा अब मजबूत था, उसकी रूह आजाद थी और उसका दिल प्यार से भरा हुआ था। दोस्त, आर्यन की ये कहानी शायद तुम्हारी भी कहानी बन सकती है। हम सब एक ऐसी ही जंग लड़ रहे हैं
जहां हम खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, ये सफर कभी आसान नहीं होगा, पर यह सबसे जरूरी सफर है। अपनी कीमत दूसरों की नजरों के तराजू में मत तौलना। अपनी आवाज को दुनिया के शोर में गुम मत होने देना। तुम एक अनोखे सितारे हो और तुम्हारी अपनी एक चमक है। उसे किसी की अप्रूवल की ओट में मत छिपाना। बस चलते रहना अपनी उसी शफल वाली चाल के साथ, ईमानदारी और भरोसे के साथ। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आर्यन की इस तलाश ने तुम्हारे दिल के किसी कोने में एक छोटी सी रोशनी जलाई होगी। ये रोशनी तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हो और चाबियां हमेशा तुम्हारे पास ही है। अब वक्त है कि तुम उन चाबियों को उठाओ और अपनी उस मंजिल की ओर बढ़ो जहां तुम हो सको, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के। अपना ख्याल रखना और याद रखना, तुम वाकई काफी हो। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की तरफ से तुम्हें बहुत सारा प्यार और शांति।